हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम लोगों को आज कौन सा पार्ट पढ़ना है। नेचुरलिज्म का सेकंड पार्ट पढ़ना है, राइट। तो नेचुरलिज्म का हम लोगों को सेकंड पार्ट पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी नेचुरलिज्म का क्या क्या पढ़ चुके हैं जो देखते हैं। फाइन। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले नेचुरलिज्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, आइडियलिज्म के अपोजिट है। क्योंकि आइडियलिज्म किसको मानता है? गॉड को मानता है, वैल्यू फिक्स होता है, और ये सारा कुछ है अपोजिट है। गॉड को नहीं मानता है, इसका वैल्यू चेंज होता है ना। फिर ये आइडियलिज्म मैटर को नहीं मानता है, ये मैटर को मानता है। ठीक है, तो ये सब बात पढ़े थे। फिर साथ में हम लोग क्या पढ़े थे कि बियॉन्ड एग्जिस्टेंस, नेचर के बियॉन्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं रहेगा, सब कुछ नेचर के इर्द गिर्द है, नेचर से ही आता है और नेचर में ही चला जाता है, राइट। फिर हम लोग पढ़े थे कि सेंसेस क्या है, गेटवे ऑफ ऑल नॉलेज है, ये पढ़े थे इसमें। फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था अरिस्ट, ऑगस्ट कॉम्टे, लैमार्क, डार्विन, हक्सले, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, जे रूसो, इन सबको याद रखना है। और फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है? एमिले जोला। फिर हम लोग प्रिंसिपल्स में क्या क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल में पढ़े थे कि नेचर अलोन, खुद एक इंटायर नेचर अलोन ही सारा सच्चाई है। मटेरियलिस्टिक आउटलुक है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, अल्टीमेट रियलिटी ही क्या है? फिजिकल है। फिर कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, गॉड पे बिलीव नहीं करता है। फिजिकल और नेचुरल लॉ क्या है? यूनिवर्सल है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब कुछ इसके लिए क्या है? नेचर है। वही हम लोग रियलिज्म में क्या देखे थे? प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट देखे थे, राइट। फिर वही आइडियलिज्म के थे, स्पिरिचुअलिस्टिक और माइंड वाला कॉन्सेप्ट उसमें था। तो तीनों को कंपेयर कर लिए। नेचुरल सेंट्रिक है, यूनिवर्स क्या है? नेचुरल क्रिएशन है। और नेचुरल लिविंग कैसा है? बेस्ट है, कंफर्टेबल, हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए कैसा जीवन चाहिए? प्रकृति से भरा जीवन चाहिए। और ह्यूमन बेस्ट क्रिएशन, ह्यूमन जो है नेचर का सबसे अच्छा क्रिएशन है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जिसको कहा जा सकता है मानव है। क्यों? क्योंकि मैन को क्या माना गया? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े, मैन इज ऑफस्प्रिंग ऑफ किसका? नेचर का। ओके, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखे थे कि नेचर क्या है? फाइनल रियलिटी है। ये माइंड को माइंड जो है वो ब्रेन का क्या है? फंक्शनिंग, और ब्रेन खुद क्या है? मैटर है। लॉ ऑफ नेचर क्या? अनचेंजेबल है, लेकिन वैल्यूज़ क्या होता है? चेंज, किसके अनुसार? हमारे नीड के अनुसार। और सारा नॉलेज जो सही है वो कौन सा है? कहाँ से डिराइव होता है? साइंस से। रियल नॉलेज कहाँ से आना चाहिए? सेंसेस से। और इसीलिए हमें कौन सा नॉलेज को ट्रेन करना चाहिए? सेंस ट्रेनिंग कराना चाहिए। फिर जो भी इंस्पिरेशन है, दिव्य आत्मा, पूजा, आत्मा, परमात्मा, इन सबको क्या बोलता है? भ्रम करने वाला कैरेक्टर है नेचुरलिज्म का। सेंट्रल पोजीशन है चाइल्ड का, और मैन क्या है? नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग है ना। फिर हम लोग कंसेप्ट ऑफ गॉड पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि नेचुरलिस्ट गॉड क्या है? नेचर के अंदर ही है, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में क्या पढ़े थे कि हर एक एक्सपीरियंस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग एक्सपीरियंस को लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक नए एक्सपीरियंस की ओर कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं जैसे जैसे हमारा नीड बढ़ता चलता है, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म में क्या पढ़े थे कि क्या क्या ट्रिक रखे थे? पी, एम और बी, फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या पढ़े थे? एटम, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, ये सब। मैकेनिकल में क्या बोले थे कि इंसान को कैसा माना गया है? मशीन की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, ठीक है। और बायोलॉजिकल में क्या पढ़े थे? जो सबसे ताकतवर होगा वही, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये सब मानव को साधन माना गया। यहाँ भौतिक प्रकृतिवाद की बात की गई थी, है ना। फिर एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइंटिफिक नॉलेज है, राइट। एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज को पढ़े थे, है ना। फिर एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को पढ़े थे। फिर सेंसेस के गेटवे की बात की थी, ये सारा बात हम लोगों ने कर रखा था। फिर एक्जियोलॉजी में मूल्य मीमांसा में हम लोग क्या पढ़े थे? मूल्य मीमांसा में हम लोग पढ़े थे लॉजिक ऑफ नेचुरलिज्म, जिसमें हम लोग बात किए थे किसका? सिंपल इंडक्शन का। क्यों? क्योंकि हम नेचुरलिज्म में क्या करते हैं? नेचर को ऑब्जर्व करते और तब इन सब से रिलेट करके क्या एक जनरलाइज चीज़ बनाते हैं ना। चीज़ों को धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं, और तब उसके हिसाब से हम जनरलाइज करते हैं या चेंज होते हैं। तो इसीलिए लॉजिक ऑफ नेचुरलिज्म किस पे बेस्ड था? सिंपल इंडक्शन पे। एक्जियोलॉजिकल पोजीशन की बात करते तो इसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे क्या कि नेचर किस पे बिलीव करता है? नेचर वर्सेटाइल होता है, इंस्टिंक्ट होता है ना। इंस्टिंक्ट इसमें है कौन कौन से? बायोलॉजिकल, फिजिकल। नेचर इंस्टिंक्ट रहा है किससे? नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। फिर एथिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, सोशल वैल्यू, इन सब की बात करता है। तो हम लोग ये सारा बात किए थे, फाइन। तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम लोगों को आज यहाँ से पढ़ना है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर से, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऑलरेडी रीड करके आओगे, हम लोग को बस थोड़ा सा देखना है, तो देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉलो नेचर। इसका सबसे बड़ा स्लोगन है नेचुरलिज्म का, क्या, नेचर को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि नेचुरल डेवलपमेंट जब चाइल्ड का होगा तो नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं कि चाइल्ड की नेचुरल डेवलपमेंट तभी टेक प्लेस होगा जब नेचुरलिस्ट उसको नेचर इन्वायरमेंट में, उसको नेचुरल प्लेसेस में उनको सिखाया जाए, ना कि आर्टिफिशियली डिज़ाइंड एटमॉस्फेयर में। फाइन, तभी वो क्या है, सीख पाएंगे, ठीक है। फिर स्कूल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेचर क्या है, यूज होता है दो सेंस में। वन कन्वेइंग द फिजिकल नेचर, एक जो फिजिकल नेचर को कन्वे करेगा, और दूसरा चाइल्ड के नेचर को, है ना। यानी कि एजुकेशन को दो तरह से बात किया गया है, एक जो नेचर को दो सेंस में, पहला कि फिजिकल नेचर यानी जो नेचर हम लोग देख रहे हैं वस्तु मटेरियल, और दूसरा चाइल्ड का नेचर कैसा है, जिसमें क्या आ गया, इम्पल्स उसका, इंस्टिंक्ट उसका, ये सारा कुछ, ठीक है, वृत्ति और ये सब अनुभव, ये सब। अब रूसो की बात करें तो रूसो भी एक एक्सपोनेंट है नेचुरलिज्म के। उन्होंने एक एमिली नाम का एक बुक लिखा जो कि हाफ ट्रिटाइज है, आधा ग्रंथ है और आधा क्या है, नोवेल है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखा, किसके बारे में, एमिली के बारे में, ठीक है। अब वो एमिली का जो बुक उन्होंने लिखा उसमें क्या लिखा, उन्होंने एमिली के डेवलपमेंट और उन्होंने कैसा एजुकेशन रिसीव किया था ये लिखा, ठीक है। यानी जो इसके फादर थे उनके बारे में। तो उन्होंने एमएलए को तीन भाग, जो एमएलए बुक लिखा उसको 5 भाग में डिवाइड किया। पहला 2 पार्ट को उन्होंने एज ऑफ नेचर अप टू एज 12 साल की उम्र तक, नेचर का प्रकृति क्या है, नेचर का उम्र क्या है, कैसा है, क्या है, ये सब बताया पहले और दूसरे बुक में। फिर तीसरा और चौथा जो बुक था उसमें उन्होंने एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था होता है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आता है, कौन कौन सा ट्रांजिशन होता है, कहाँ से क्या बदलता है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया। और 5वें बुक में उन्होंने एज ऑफ विजडम के बारे में डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ एज ऑफ विजडम ही नहीं, बुद्धि का ही उम्र ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो एमिली की वाइफ थी उनके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया। बट हमें यहाँ उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए बुक 5 में क्या ध्यान रखना है कि एज ऑफ विजडम की बात की गई है, ठीक है। एमिली इज़ रिमेंबर्ड बेस्ट एज रूसो स्टेटमेंट ऑफ हिज फिलॉसफी, मतलब एमिली को सबसे बहुत, एमिली जो बुक था इसको बहुत बेस्ट माना गया नेचुरलिज्म के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें रूसो के स्टेटमेंट क्या थी, एजुकेशन के लिए सारा कुछ इसमें पुट डाउन किया गया था। उन्होंने करिकुलम को भी, रूसो के करिकुलम को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें एमएलए के हिसाब से 4 स्टेजेस बांधा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब इसलिए इसको ग्राउंड ब्रेकिंग एक माना गया, ठीक है। तो रूसो क्या है, अब तीसरा पॉइंट, अभी तक हम लोग 3 पॉइंट देखे हैं फ्रेंड। पहला फॉलो नेचर का स्लोगन, दूसरा एमिली बुक किसने लिखा, रूसो ने, लेकिन नेचुरलिज्म के फादर कौन है, एमिली जोला, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या पर है, नेगेटिव एजुकेशन। तो रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में क्या था, उन्होंने बोला 2 तरह के एजुकेशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो बोलते हैं आज का जो कुछ एजुकेशन वो कैसा पॉजिटिव है, जहाँ सब कुछ फिक्स है, बच्चों को फोर्स किया जाता है ऐसे पढ़ो ये पढ़ो, फ्री पढ़, लेकिन वो किस पे फोकस किया, वो बोले नहीं, नेगेटिव एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं, बच्चों को बस एक स्टेज प्रोवाइड करो, सारा काम बच्चे खुद से सीखेंगे, लर्न करेंगे, एरर सुधारना, एरर किए हैं तो उसको समझना, हर कुछ बच्चे खुद से सीखेंगे, जिसको उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया, ठीक है। अब नेगेटिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला फॉलो नेचर, शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा नारा है, पहले ही मैंने बताया ये सबसे बड़ा स्लोगन है, नारा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि बच्चों को विकास में, क्या प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चों को अगर विकास कराना है तो कृत्रिम रूप से जो डिज़ाइन या आर्टिफिशियली जो डिज़ाइन इन्वायरमेंट है उसकी जगह कैसा ले जाना है, प्रकृतिवाद जो वातावरण है उनमें, ठीक है, उनमें लेके जाना है। फिर उन्होंने बोला शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति का उपयोग 2 अर्थों में किया जाता है, ठीक है। एक भौतिक प्रकृति व्यक्त करने वाला और दूसरा बच्चे की प्रवृत्ति वाला, ठीक है। क्या क्या क्लियर है, एक जो है भौतिक और दूसरा बच्चे की प्रकृति, है ना। इन 2 के बारे में ही इन्होंने बोला। फिर रूसो का एक एमिली एक प्रकार का ये क्या ग्रंथ है और उपन्यास भी है, जो किसके बारे में, जो एमिली के नाम का एक काल्पनिक व्यक्ति के जीवन कहानी बताता है। फाइन। फिर
हम लोग बात करें आगे तो उसके हिसाब से एमिली के विकास और उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त पाठ्यक्रम का पता लगाया गया। ठीक है, एमिली के 5 पुस्तकों में विभाजित किया। जो बुक रूसो ने लिखा था उसको कितने में विभाजित किया गया? 5 पुस्तक में, जिसमें पहला और दूसरा 12 वर्ष की आयु तक था। और इसमें हमको क्या सीखना है? प्रकृति की आयु, नेचर ऑफ एज, एज ऑफ नेचर, है ना, नेचर का क्या एज है, उनका प्रकृति, उनका आयु का वर्णन, इन सब के बारे में किया गया। फिर तीसरी और चौथी किताब में क्या था? किशोरावस्था के संक्रमणकालीन चरणों का, ट्रांजिशन जो होता है, चेंजेस जो आता है किशोरावस्था में, उसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, फिर 5वें बुक में 25 वर्ष की उम्र के दौरान, 25th ईयर, जब 25 साल के हो गए उसके दौरान लगभग उस उम्र की बुद्धि का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है? उम्र की बुद्धि का वर्णन है। तो एमिलो को, जो एमिल बुक था, वो रूसो के शिक्षा के दर्शन के बयान और शैक्षिक सुधार में बेहतरीन काम के रूप में, मैंने पहले ही बोला क्या, बेहतरीन काम के रूप में जाना गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन दिया उसके बारे में। तो रूसो के नेगेटिव एजुकेशन की बात करेंगे तो नेगेटिव एजुकेशन को उन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस दिया जो देखते हैं रूसो के। तो सबसे पहला, टाइम सेविंग नॉट फेवर्ड। वो बोले कि जो टाइम सेविंग है उसको फेवर नहीं करते थे। मतलब अगर मेरे पास 5 घंटा है तो हम उसमें से ये नहीं कि 4 घंटा काम किया और 1 घंटा आराम कर रहे हैं, नहीं, वो बोलते थे इस 1 घंटा को सेव नहीं करो आराम करके, इस 1 घंटा में डांस करो, गाना गाओ, घूमो फिरो, खेलो। ये भी एक तरह का हमारे लिए क्या है? एक्सपीरियंस का रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना है, जो कि कुछ नहीं, क्या है? एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। ठीक है, दूसरा क्या है? बुक लर्निंग नॉट फेवर। उन्होंने बुक लर्निंग को फेवर नहीं किया। वो बोले बुक लर्निंग नहीं फेवर है। ठीक है, यानी कि रूसो के अनुसार जो है रीडिंग क्या है? कर्स ऑफ चाइल्डहुड है, अभिशाप है बच्चों के लिए पढ़ना। ही उन्होंने बुक को हेट किया, वो बुक को नफरत करते थे, बुक को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर बच्चों के दुखों को हटाना है, इफ़ उनके दुख को हटाना है तो उनसे क्या हटाना होगा? उनसे बुक का जो बोझ है उसको हटाना होगा। हम अगर बच्चों के बुक का बोझ हटा देंगे तो हम उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, उनके तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं। फिर फॉर्मल लेसन्स नॉट फेवर। फॉर्मल लेसन जो है, यानी जो फिक्स लेसन है, जो वर्बल लेसन है, जो बोल के या जो हम लोग स्कूल्स में लेसन लेते हैं, उसको ये फेवर नहीं करते थे। वो बोलते थे कि अगर हमें बच्चों को सौरों को हटाना है, यानी दुखों को हटाना है, तो उसके लिए भी ना बुक चाहिए और ना ही हमें फॉर्मल लेसन चाहिए। ठीक है, रूसो ने बोला कि हमें एक 5 साल का बच्चा दो, ठीक है, और मैं तुम्हें वो 15 साल के बाद रिटर्न कर दूंगा उस बच्चे को। जब 5 साल के बच्चे दोगे और 15 साल के बच्चे, और उस 15 साल के बच्चे को तुम अपने पढ़ाए हुए बच्चे के साथ कंपेयर करो, डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस देखो कि जो जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, यानी जो रूसो का पढ़ाया हुआ बच्चा है, वो क्या है? वो अपने नॉलेज को कैसे, ज्ञान को कैसे उपयोग में लाना है वो जानता है। लेकिन जो सामने वाला जो बुक के द्वारा या जो फॉर्मल लेसन्स के द्वारा पढ़ाते हैं, वो नॉलेज को कैसे जानेगा? बाय हार्ट। ठीक है, बस रटेगा, ज्ञान को दिल से बस समझेगा, पर कैसे यूज़ करना है वो कौन समझेगा? रूसो का बच्चा। तो ये रूसो कहते थे। ठीक है, फिर हैबिट फॉर्मेशन नॉट फेवर्ड। रूसो हैबिट फॉर्मेशन को भी फेवर नहीं करते थे। वो बोलते थे कि अगर हैबिट बनाना ही है तो वो एक ही हैबिट बनाओ, वो क्या? कि कोई हैबिट नहीं होना चाहिए, है ना। हैबिट बनाना है तो क्या करो? एक ही हैबिट बनाओ, मतलब कोई हैबिट नहीं होना चाहिए। ये रूसो के नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। ही डिड नॉट वांट द चिल्ड्रन टू बी स्लेव्स ऑफ देयर हैबिट। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे जो हैं अपने ही हैबिट के क्या हो जाए? गुलाम हो जाए या नौकर हो जाए। ठीक है, फिर डायरेक्ट मोरल एजुकेशन फेवर्ड। मोरल एजुकेशन को फेवर किया गया, मतलब इनडायरेक्टली हमें नहीं सिखाना बुक्स या कॉपीज़ या बोल करके कि हाँ तुम ये करो, तुम ऐसे बनो, तुम अच्छे बनो, तुम किसी बड़ों को प्रणाम करो, पेड़ पे मत चढ़ो, या कुछ भी इस तरह का नहीं सिखाना था। बच्चे खुद मोरल ट्रेनिंग लेंगे, कैसे? नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से, नेचर में रह के। फाइन। फिर छठा, सोशल एजुकेशन नॉट फेवर। वो सोशल एजुकेशन को भी फेवर करने की बात नहीं करते थे। इसका मतलब क्या है? उनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो क्या? करप्ट है, और वो खुद में क्या होती है? टूटते रहती है। ठीक है, और अगर हम बच्चों को भी यही सोसाइटी जैसा एजुकेशन देंगे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे? करप्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सो इसीलिए उन्हें इन सब एविल इन्फ्लुएंसेस, जो बुरी इन्फ्लुएंसेस है, एविल हैं, इनसे दूर रखें और उनको कहाँ ले जाएं? नेचर की ओर ले जाएं, इंडिविजुअल ले जाएं। ठीक है, फिर फॉर्मल डिसिप्लिन नॉट फेवर। फॉर्मल डिसिप्लिन को भी फेवर नहीं किया गया। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इफ द चाइल्ड क्लाइम्स अ ट्री, अगर कोई बच्चा पेड़ पे चढ़ता है तो उसको गिरने दो, एंड लर्न नॉट टू अटेम्प्ट इट अगेन। और फिर ये सीखो कि वापस से वो खुद सीखे कि हमें वापस इस पर नहीं चढ़ना है ना।
यानी हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं पेड़ पे मत चढ़ो वरना गिर जाओगे, उसको चढ़ने दो। अगर वो चढ़ रहा है तो एक बार चढ़ेगा और अगर गिर जाएगा तो वो खुद समझ जाएगा कि हमें इस पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। यानी फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं फेवर करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा खुद से अपने नेचर की ओर सीखने का कोशिश करें। फिर ओल्ड कस्टमरी प्रोसीजर फेवर, वो बोलते हैं कि जो पुराने, अगर बात करें अभी से, वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे, वो मतलब बिल्कुल खुश नहीं थे जो अभी का कंडीशन है। उनका कहना था कि अभी के कंडीशन में जो इंसान है या जो मानव है, जो मनुष्य है, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, वो बहुत सैड है ना, मतलब बहुत मिजरेबल है, बहुत दुखी है। लेकिन पुराने ज़माने में वो बहुत खुशी रहते थे पहले। तो उनका कहना है कि जो भी चीज़ किए हैं उसको बदल दो, यानी जो भी नया चेंजेस लाए हैं जिससे कि दुख बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को वापस से वही कर दो, अंडू कर दो। जैसे हम लोग कंप्यूटर में करते हैं ना, Ctrl+Z से अंडू, तो वैसे ही अंडू कर दो ताकि हम वापस से वो खुशियाँ क्या हो, लौट सके। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अंडू वॉट हैज़ बी डन एंड ही विल बी हैप्पी अगेन। ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट आता है, कौन दिया है, तो रूसो ने दिया है। ठीक है, फाइन। फिर एक और स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे ना, ट्री वाला, किस में पढ़े थे, रिकॉल करो, चलो टेस्ट है। चलो अच्छी बात है, जिनको रिकॉल हो गया होगा इस वीडियो को देखते टाइम, कौन सा ट्री वाला पढ़े थे ना, मैटर के साथ रियलिज्म में पढ़े थे, है ना, अरिस्टोटल। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, मैं बार बार जिन चीज़ों पे फोकस करती हूँ। फिर नकारात्मक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है, समय की बचत के पक्ष में नहीं है। ठीक है, रूसो ने कहा समय बचाओ नहीं, हिंदी में भी देख लेते हैं, बल्कि क्या करो, इसे खोने दो, दौड़ो, नृत्य करो। ठीक है, फिर पुस्तक सीखने के पचधर में नहीं, वो पुस्तक को नहीं बोलते तो क्या बोलते, स्कूली बच्चों को उनके पाठ्यक्रम पुस्तक से मुक्त करें और उनके दुखों का कारण निकाल सकते हैं। जैसे ही उनको पुस्तक और पाठ्यक्रम से मुक्त कर देंगे, यानी नो करिकुलम नो एम ऑफ एजुकेशन, तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से रह सकते हैं। औपचारिक सबक नहीं, फॉर्मल डिसिप्लिन का बात नहीं करते थे, फॉर्मल लेसन का बात नहीं करते थे, मौखिक पाठों को वो विश्वास नहीं करते थे, वो चाहते थे बच्चे खुद से सीखें। फिर उन्होंने ये वाला टिप्पणी दिया था कि मुझे 5 में से एक बच्चा दे दो, मतलब मुझे 5 साल का एक बच्चा दे दो जो कुछ नहीं चाहता, और 15 पर मैं उसे आपके पास वापस भेज दूंगा। जो आपके पास है अंतर के बाद से, उसके बाद अंतर देखना निर्देश के साथ कि आपका शिष्य केवल दिल से चीज़ों को जानता है, जबकि मेरा यानी रूसो का जो है वो अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है वो ये जानता है। आदत निर्माण नहीं, वो हैबिट से दूर रखते थे, बोलते थे कि एक ही हैबिट अगर बनाना है तो वो क्या, कि कोई आदत नहीं रखना है। ठीक है, फिर प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा के पचधर, वो डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन के साइड में थे, वो बोलते थे बच्चे खुद से वो मोड़ लें, उन्हें हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, उन्होंने क्या विचार रखा कि समाज भ्रष्ट और उसे यह पतित करता है। ठीक है, इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। फिर औपचारिक अनुशासन ने, औपचारिक फॉर्मल डिसिप्लिन की बात नहीं करते थे, वो कहते तो बच्चों को खुद से चढ़ने दो, बच्चों को खुद से गलती करने दो, वो खुद सीखेगा। यानी नेगेटिव एजुकेशन हमें क्या बताता है, एरर खुद से लर्न करने का। वो ये नहीं बताएगा सही क्या है गलत क्या, बल्कि वो बताएगा कि इसमें एरर को कैसे सुधारना है, एरर से कैसे बचना है, इन सब चीज़ की। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फाइन, अब हम लोग बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। ऐसे तो नेचुरलिज्म में क्या है, नो एम ऑफ एजुकेशन, ये ध्यान रखना, कोई एम नहीं होता है एजुकेशन का कि यही 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 होना चाहिए, है ना। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि ये एम नहीं, मतलब ये एज एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं नेचुरलिस्ट में, तो हम ये चीज़ सीखते हैं कि ये एम हो जाता है ना, पहले से फिक्स नहीं है। सबसे पहले क्या, सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं पहले, सेल्फ एक्सप्रेशन नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहाँ पे, बताओ सेल्फ रियलाइजेशन हम लोग किस में सीखते हैं, कौन से फिलॉसफी में, आइडियलिज्म में, रियलिज्म में या नेचुरलिज्म में। गुड, आइडियलिज्म में हम लोग फोकस करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन ये बोलता है कि जो हम में है हम उसको सामने निखार के लाएं, मतलब हमारे अंदर जो खुद का अपना नेचर, ये नहीं कि ऐसा होता है ना जैसे पड़ोसी आते हैं तो हम ओहो नमस्ते आंटी कैसे हैं आप, बहुत खुशी हुई आपके आने से, लेकिन मन ही मन क्या है, बिना मतलब का मुँह उठा के आ जाता है, बोलते ना ऐसे। तो वहाँ क्या है, एक्सप्रेस नेचुरलिस्टिक नहीं एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कैसा है, नेचुरल नहीं है, वहाँ हम दिखावा कर रहे हैं। तो नेचुरलिज्म क्या बोलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल और नेचुरलिस्टिक एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है।
नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपने आप को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। चाइल्ड शुड हेल्प द सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी अच्छाइयों को प्रिजर्व करना है, अपने अंदर की नेचुरलिस्टिक चीज़ को, मतलब दुनिया में नहीं खो जाना है। अगर दुनिया बुरी है तो वह हम अच्छे हैं, लेकिन दुनिया बुरी है तो हम भी बुरे बन गए, ऐसा नहीं बनना है। हमको अपना प्रिजर्व करके रखना है, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहना है, ठीक है। यानी हेल्थ अलॉन्ग विथ हेल्दी इन्वायरमेंट। फुलेस्ट डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास होना चाहिए। नेचुरली द चीफ एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए? फुलेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, नेचुरलिस्टिक का दूसरा नेक्स्ट एम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। इसके लिए हमें हर समय क्या करना होगा? स्ट्रगल करना होगा, लड़ना होगा। इकोनॉमिक इफिशियंसी, हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए जो हमें अपने नीड को फुलफ़िल करने में हेल्प करे, इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करे। फिर सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, एजुकेशन कैसा होना चाहिए? जो हमारे इंस्टिंक्ट को रीडायरेक्ट करे, अगर हम गलत जा रहे हैं तो सही रास्ते में लेके जाए, ठीक है। फिर सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन रखें। नेचुरलिस्टिक एजुकेटर कैसे होने चाहिए? जो बिलीव करते हैं थ्रू एजुकेशन रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ हम एडजस्ट होते रहें, जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होगा। अगर हम आज बर्फीली जगह पे हैं तो वैसा एडजस्टमेंट, अगर हम गर्मी वाले जगह पे हैं, हॉट वेदर वाले प्लेसेस पे हैं तो वैसा एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए। फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल का ऑटोनोमस डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्जॉयमेंट ऑफ लीजर, अपने लीजर टाइम को इन्जॉय करें, खुशी से डांस करें, सीखें, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या, हमें एक्सपीरियंस देगा और उस एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं? इन्जॉयमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? रेजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को रेज करना, कैसे बच्चों को रहना है, डेवलप कराना है, इन सब चीज़ों को भी बात करता है। फाइन, तो ये इतना है। अब एक बार बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्रेशन। दूसरा सेल्फ प्रिजर्वेशन। तीसरा, रिकॉल करो आप लोग भी, फुल डेवलपमेंट। फोर्थ नंबर enjoyment of leisure. फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, है ना। और सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करना है। और अपने इंस्टिंक्ट को क्या करना है? रीडायरेक्ट करना है, अच्छी ओर ले जाना है इंस्टिंक्ट को। तो ये सारा क्या था? हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। ऐसे तो मेन क्या हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, कोई पहले से फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा एम ऑफ एजुकेशन चेंज होता है, ठीक है। नो एम ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, बस एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, स्व संरक्षण, पूर्ण विकास, व्यक्ति का अस्तित्व, ठीक है, आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक इफिशियंसी, वृत्ति का उच्चीकरण यानी पुनर्निर्देशन यानी रीडायरेक्ट करना है वृत्ति को, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का रखरखाव, परिवेश के साथ समायोजन, है ना, यानी इन्वायरमेंट के साथ जैसा है वैसा एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व का स्वायत्त विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट, फिर आराम का आनंद, इंजॉयमेंट ऑफ लीजर, बच्चों की परवरिश और सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का रखरखाव, ठीक है। तो ये सब बात किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं करिकुलम का। तो फ्रेंड, मैंने पहले ही बोला कि जो एमिली बुक है जो रूसो ने लिखा है उसके अंदर उन्होंने पूरा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सबकी बात की है। तो उसके अंदर उन्होंने करिकुलम को भी कितने भाग में बांटा? 4 स्टेज में, 4 स्टेज में बांटा। और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सा था? पहला था इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडल्ट, ठीक है, एडोलेसेंस मतलब, और यंग, IK, IK, ठीक है, IK ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहला इन्फेंस में क्या बोले? इन्फेंसी में बोले कि कोई भी बच्चा जो है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए हमें इस स्टेज पे उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए? नॉर्मल कन्वर्सेशन या गेम्स पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर चाइल्डहुड के लिए उन्होंने क्या बोला कि रूसो बिलीव करते हैं चाइल्ड को बुक्स शुड नॉट बी गिवन बुक्स अप टिल द एज ऑफ 12, 12 साल तक कोई बुक नहीं देना चाहिए। चाइल्ड मस्ट लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, चाइल्ड को कैसे लर्न करना है? एक्सपीरियंस से लर्न करना है। फाइन, चाइल्ड लर्न्स नेचुरली थ्रू हिज ओन एक्शन एंड स्टार्ट्स डेवलपिंग द एबिलिटी, चाइल्ड कैसा लर्न करता है? अपने एक्शन से खुद, और अपने एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है।
एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस क्या है, इस स्टेज पे चाइल्ड कैन बी टॉट फॉर्मल एजुकेशन, चाइल्ड को फॉर्मल एजुकेशन टॉट किया जा सकता है, एक्सपोज करें अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, फिजिकल साइंस ये वो, लेकिन इस सब को कैसे करना है, बुक के साथ नहीं, एक्टिविटीज़ के थ्रू करना है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा नॉलेज देगा एज़ कम्पेयर टू बुक। फिर यूथ की बात करें तो यूथ में क्या स्पेशल इम्फेसिस किस पे किया गया, मोरल और रिलीजियस एजुकेशन में, और साथ ही साथ अपने अर्निंग को कैसे अपने आपको सर्वाइव अपने लाइफ को कंफर्टेबल लिविंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी पाठ्यक्रम को रूसो ने हिंदी में देख लेते हैं, अपनी पुस्तक एमिली के में शिक्षा के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। जिसमें शिशु जब बच्चा स्तर पर होता है तो बच्चा क्या है, परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, उसका मनोविज्ञान बिल्कुल वयस्क से अलग होता है, इसलिए इस स्तर पे सामान्य बातचीत या खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। फिर बचपन में क्या है, रूसो का मानना था कि 12 साल की उम्र तक बच्चे को किताब नहीं देनी चाहिए, उन्हें अनुभव के माध्यम से सिखाना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण उनसे तर्क की क्षमता क्या होती है, विकसित होगी, लॉजिकल रीजनिंग विकसित होगी। फिर किशोरावस्था में क्या बोले कि इस स्तर पर बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, जैसे विभिन्न शारीरिक विज्ञान इन सब से अवगत कराया जाता है, जो कि क्या है, गणित, सामाजिक अध्ययन, संगीत, ड्राइंग, इन सब के बारे में, है ना। और ये सब कैसे देना चाहिए, किताबों से न दे करके गतिविधियों के माध्यम से देना चाहिए, ठीक है। और युवा के लिए क्या है, इस स्तर पे नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, और कमाई के लिए सहायक विषय जो है उन पे भी जोर दिया जाता है, फाइन। अच्छा चलो एक क्वेश्चन, फ्रेंड वोकेशनल एजुकेशन पे कहाँ पे फोकस किया जाता है, कौन से फिलॉसफी पे, तीसरा क्वेश्चन आज का, चलो बताओ। आइडियलिज्म ऑप्शन में है, आइडियलिज्म, रियलिज्म या नेचुरलिज्म। यस गुड, रियलिज्म। रियलिज्म में आप ऐड कर सकते हो एक और पॉइंट कि रियलिज्म जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबकी बात करता है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अदर एक्सपोनेंट्स होते हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, ये सब जो थे उन्होंने भी किस पे बात की, साइंस की बात की, नीड, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सब की बात की जो नीड है। ह्यूमैनिटी को सब्सिडरी प्लेस दिया करिकुलम में, मेन सब्जेक्ट जैसे गेम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सब को भी जगह दिया, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, प्लेवे मेथड, खेलकूद के मेथड से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करके सीखते हैं, डाल्टन प्लान, ठीक है, डायरेक्ट मेथड सीखते हैं, खुद से करते हुए डायरेक्ट सीखते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि भी इसको शायद कहते हैं हिंदी में, ह्यूरिस्टिक ही मान के चलो, ठीक है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन मेथड्स, इन सब की बात किया गया है, फाइन। डिसिप्लिन की बात करें तो अनरिस्ट्रेन फ्रीडम है, कोई रुकावट नहीं है, फ्रीडम है, जितना फ्रीडम, पूरा रिस्ट्रेन है ही नहीं, ठीक है, अनरिस्ट्रेंड है। रिस्ट्रेंड मतलब क्या था, कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे रुकावट है, लेकिन अनरिस्ट्रेंड अनर्गल फ्रीडम कह सकते हो, एक वर्ड है, ठीक है, बिना मतलब का पूरा फ्रीडम है, जो मना है तुम वो करो, ठीक है, डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। फिर टीचर की बात करें तो टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द सीन, इस पूरे में टीचर को कहीं पे फोकस नहीं है। बाकी हम अभी तक जो भी पढ़े अगर उसमें कंपेयर किया जाए तो वहाँ बोलता है टीचर क्या है, सुप्रीम रोल है, टीचर क्या है, गाइड है, रोल है, फिलोसफर है, बट यहाँ टीचर कुछ भी नहीं है, टीचर सीन के पीछे है, टीचर का सिर्फ एक सब्सिडरी काम है, वो भी क्या कि एक स्टेज प्रोवाइड करना बच्चों को, उसके बाद बच्चे खुद से सीखेंगे, उन्हें चाइल्ड की एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, फाइन। फिर नेक्स्ट बात करें स्कूल कैसा है, स्कूल नेचर ही जो है वो बेस्ट स्कूल है। स्कूल कैसा होना चाहिए, नेचर होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस फील्ड फॉर अंडरटेकिंग फ्री एक्टिविटीज़, ऐसा होना चाहिए जो फ्री एक्टिविटीज़ कराते रहें, ठीक है। तो ये हिंदी में भी अनुशासन वगैरह का लिखा है। स्वतंत्रता, शिक्षक दृश्य के पीछे है, उनकी भूमिका सहायक है, स्टेज सेटर है, और प्रकृति सबसे अच्छी पाठशाला है। बच्चों द्वारा मुक्त गतिविधियों के लिए स्कूल एक प्राकृतिक और सहज क्षेत्र होना चाहिए, फाइन। तो आई होप कि अब आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों का आइडियलिज्म ख़त्म हो गया, रियलिज्म ख़त्म हो गया, नेचुरलिज्म ख़त्म हो गया। कल मैं प्रैग्मेटिज्म करा दूंगी, ठीक है, एंड कल मैं 2 वीडियो डालूंगी, एक बोल रही हूँ, कोशिश करूँगी एक और। कल मेरे को अनअकैडमी से भी फ़ोन आया था, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कुछ नया वो ले के आ रहे, उसमें ज्वाइन करने के लिए उन्होंने पूछा है, तो अभी कुछ खास बात तो नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उन्होंने डेमो वगैरह लिया है मेरा, उसके बाद बताती हूँ। टिल देन थैंक यू।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हो और लाइक कर रहे हो, तो एक लाइक तो कर ही सकते हो। 30 मिनट का भी वीडियो होता है तो एक लाइक चल सकता है, तो प्लीज़ लाइक 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 कर दो। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। सबों को मेरी तरफ से आई विश कि आप लोग सबका इस बार JRF हो 2021 में, एंड बिल्कुल अच्छे मार्क्स से हो सकता है ऑल इंडिया रैंक भी हो, एंड एवरीथिंग जिसका जो ड्रीम है वो पूरा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।